प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 9 मई 2023। विषय है गोवा में पाकिस्तान का पुराना राग। यह आलेख लिखे हैं सुशांत सरीन, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। भारत में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पाकिस्तान पहुंचे चीन के विदेश मंत्री किंग गांग और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साझा वक्तव्य में जो चीन की ओर से कश्मीर पर कहा गया है उसमें कोई नई बात नहीं है। यह चीन बीते 2 दशकों से कहता रहा है। उस बयान को अगर हम किसी चीज़ के साथ जोड़कर देखेंगे तो मेरे ख्याल है से हम गलती करेंगे। चीन की कश्मीर पर जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान और चीन के बीच में बातचीत होती है और बयान जारी होता है तो उसमें यही कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर की परिस्थिति से अवगत कराया और फिर चीन ने कहा यह इतिहास की एक समस्या है और इसे दोनों देशों को आपस में बैठकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और अन्य द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाना चाहिए। जहां तक SCO की बैठक में बिलावल भुट्टो ने बयानों का मामला है तो उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि वे इससे अलग हटकर कुछ करेंगे। उन्होंने जो अनर्गल बातें कही हैं उसको लेकर हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जो भी कहा है वही उनकी कूटनीति भी है और राजनीति भी। एक लिहाज से वे वही सब कह रहे हैं जो कभी उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी माता बेनजीर भुट्टो द्वारा किया जाता था कि भारत में आकर भड़काऊ बातें करो और आपसी राजनीति मचकाओ। बिलावल भुट्टो का लिहाजा जरूर कुछ अलग है, पर बातें पुरानी हैं। उन्होंने भारत में आकर भारत को धमकी दी है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में G20 समूह की बैठक करेंगे तो उनका जवाब ऐसा होगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह का बातों का भारत की ओर से जवाब देना लाजमी था। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने संवाददाता सम्मेलन में जवाब भी दे दिया और यह भी बता दिया कि भारत इनके बारे में क्या सोचता है। SCO बैठक के मेजबान होने के नाते भारत की जो औपचारिकताएं थी उसे बहुत अच्छी तरह पूरा किया गया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का व्यवहार बिल्कुल उचित था कि कूटनीतिक मर्यादाओं के पूरी तरह अनुकूल था, लेकिन बिलावल भुट्टो के बयान पर जयशंकर को कहना पड़ा कि अगर आप मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और आप अच्छे मेहमान नहीं हैं तो फिर ठीक से मेहमान नवाजी करने का हमारा भी फर्ज नहीं बनता है। फिर उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में उन्होंने बातें की। बयानों के अलावा भारत ने पहले से यह फैसला कर लिया था कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी, तो इस पर भी किसी को अब अचरज नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के बीच जो मौजूदा माहौल है वह सबके सामने है। ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिख रहा है जिससे संवाद हो पाने की कोई उम्मीद जगे। मेरी राय में पाकिस्तान के पास मजबूरी भी है कि वे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन वे भारत और दुनिया के सामने यह संकेत भी नहीं देना चाहते हैं कि पाकिस्तान झुक गया है। यही बिलावल भुट्टो ने किया है। अगर वे चाहते तो दूसरे तरीके से भी बातों को रख सकते थे। वे बहुत सी ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल सुधारने में मदद मिलती।
2 माह बाद CSCO का शिखर सम्मेलन होने वाला है, वह भी भारत में ही होना है। इस आयोजन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की उम्मीद है। अब बिलावल भुट्टो ने जो ज़मीन तैयार किया है, उससे लगता है कि या तो शरीफ आएंगे नहीं, या फिर आएंगे भी तो दोनों देशों के बीच कटुता अधिक बढ़ चुकी है। इस प्रकार बिलावल भुट्टो ने भविष्य के लिए भी माहौल को बद से बदतर कर दिया है। पाकिस्तान के भीतर वैसे ही उथल पुथल चल रही है और चुनाव को लेकर भी आशंकाएं हैं। अगर इस साल अक्टूबर में चुनाव भी होते हैं तो यह देखना होगा कि नई सरकार क्या है और उसका रवैया क्या है। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से वहां सेना सत्ता में काबिज होगी। उसके कुछ महीनों बाद भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करे जिसे भारत सरकार अपनी उपलब्धि माने और उसे लेकर चुनाव में जाए, ऐसा होना मेरे ख्याल से असंभव सा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होगी। यदि आगामी चुनाव के बाद फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसके पास पाकिस्तान की बातचीत करने का और भी काम इंसेंटिव होगा। दूसरी तरफ चीन की ओर से अच्छे वार्ताव की उम्मीद का जो सवाल है, तो अभी तक तो उनकी ओर से इस संबंध में कोई पहल नहीं हुई है और इस बारे में अधिक उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। आगामी SCO शिखर सम्मेलन और G20 समूह के नेताओं की बैठक में चीनी नेतृत्व की भागीदारी होगी। हो सकता है कि पहले चीन के प्रधानमंत्री भारत आएं और बाद में राष्ट्रपति का आगमन हो। इन नेताओं के दौरे से भी भारत और चीन के आपसी संबंधों में बेहतरी की अपेक्षा रखने का आधार नहीं है। पहले जो G20 समूह के शिखर सम्मेलन हुए, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बात नहीं की। आज जो स्थिति है उसमें भी ऐसी किसी मुलाकात की संभावना न के बराबर है। अगर सचमुच में चीन बातचीत के लिए गंभीर है तो रिश्ते बेहतर करने के लिए उसे कुछ ब्रेक थ्रू करना होगा, अन्यथा ऐसे मिलने और बात करने का बहुत मतलब नहीं रह जाता है। और भारत की ओर से ऐसी किसी द्विपक्षीय बैठक को लेकर खास उत्साह भी नहीं है। SCO समूह के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बैठकों का अगर कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सकता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी नतीजे को लेकर कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए इसे लेकर निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है। कुल मिलाकर यह चीन और पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वे भारत के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं। जैसा भी उनका रवैया होगा, भारत की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। ऐसा स्पष्ट संकेत भारत ने अपने पड़ोसियों को दे दिया है। अगला आलेख है, थानों में CCTV लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जांच एजेंसियों और थानों में 3 माह के भीतर CCTV कैमरे लगाए जाएं। जांच और पूछताछ की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा हिरासत में लिए गए आरोपियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। हालिया आदेश में आगामी 18 जुलाई तक दिसंबर 2020 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 2015 में एक मामले में के एक मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत देश भर के थानों और जिलों में
कैमरे लगाने का ऐसा आदेश दे चुकी है। वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया था कि जांच के दौरान अपराध स्थल पर की गई वीडियोग्राफी का इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षण निकाय बनाने का निर्देश दिया गया था। इस वर्ष फरवरी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2020 के आदेश पर अमल करने को कहा था। इन निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं होना चिंताजनक है। अदालत ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी सीसीटीवी लगाने को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। इस संदर्भ में जो अदालत का बुनियादी फैसला है उसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 2021 के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे उपाय जरूरी हैं। बीते फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने क्षोभ जताते हुए कहा था कि 3 साल बीत जाने के बाद भी इस संबंध में ठोस पहलकदमी नहीं हुई है। हमारे देश में थानों में पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। कई बार पीड़ितों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। अपराध लगा जाने या संदेह के आधार पर हिरासत में लेने से पुलिस को अत्याचार करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। पूछताछ और जांच को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं, पर उनका ठीक से पालन नहीं होता। वर्ष 2021 में प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 दशकों में भारत में हिरासत में 1888 मौतें हुई थीं। उस दौरान पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 आपराधिक मामले दर्ज हुए, पर केवल 358 मामलों में ही नाम के साथ आरोप दर्ज हुए। कुछ स्वतंत्र अध्ययन तो कहते हैं कि 2019 में हर रोज़ हिरासत में औसतन लगभग 5 लोगों की मौत हुई है। जेलों में भी हत्या, यातना और मारपीट की घटनाएं होती हैं। ऐसी वारदातों को रोकने में सीसीटीवी कैमरे मददगार हो सकते हैं। अगला आलेख है स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाई थी गुरुदेव ने। यह आलेख लिखे हैं जयंत सिंह तोमर, जो अध्यक्ष मानकी एवं साहित्यिक अध्ययन विभाग ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के हैं। यह रविंद्र जयंती पर आलेख लिखा गया है। बंगाल में 25 बैसाख एक विशेष दिन होता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती के अवसर पर इस दिन शांति निकेतन के अलावा कई संस्थानों पर आयोजन किए जाते हैं। अंग्रेजी साल के हिसाब से उसकी जयंती 7 मई को मनाई जाती है। गुरुदेव को कई तरह से याद किया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। यह प्रश्न भी हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि रविंद्रनाथ की महत्ता क्या केवल इस बात से है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति हैं। मूल बांग्ला से अंग्रेजी में अनुदित उनकी एक छोटी सी कृति गीतांजलि के लिए विश्व का यह सबसे बड़ा पुस्तक गुरुदेव को दिया गया था, जबकि उन्होंने कविता, गीत, कहानी, नाटक, निबंध आदि विधाओं में एक से बढ़कर एक रचनाएं दी हैं। एक मौलिक चित्रकार के रूप में उनकी चर्चा विश्व भर में हुई। मॉडर्न रिव्यू में संपादक रामानंद चटर्जी के माध्यम से रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं की चर्चा पश्चिम में उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले शुरू हो गई थी। फिर वह दिन आया जब रविन्द्रनाथ का कविता पाठ लंदन में चित्रकार विलियम रोदेनस्टाइन के घर पर हुआ। आयरिश कवि W.V. ईस्ट ने उनकी भेंट हुई। उसके कुछ ही समय बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पराधीन भारत के आत्मविश्वास को जगाने के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की
गति तेज करने तथा 1905 के बंगाल विभाजन के समय से स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाने में रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमिका सर्वविदित है। उनका बड़ा प्रयोग और बड़ी देन वे संस्थाएं हैं जो उन्होंने शांति निकेतन एवं श्री निकेतन में स्थापित की थीं। एक संस्था औपचारिक ढंग से मुक्त शिक्षा से संबंधित थी, तो दूसरी संस्था का मकसद ग्रामीण भारत की श्रीवृद्धि करना था। एक बड़ा प्रश्न यह है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार न मिलता तो भारत उनके महत्व को समझ पाता या नहीं। हम किसी के महत्व को समझने के लिए पश्चिम की मान्यता का इंतजार करते रहे हैं। गुरुदेव की आत्मा शांति निकेतन के उस विद्यालय में बसती थी जिसे उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने शुरू किया था। भाई बालेंद्र नाथ के असमय चले जाने के बाद 1901 से महर्षि की 13वीं और सबसे कनिष्ठ संतान रविन्द्रनाथ ने इस तपोवन सरीखे विश्वविद्यालय का प्रबंधन देखना शुरू किया। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने नाना आचार्य दीक्षित मोहन सेन को किसी तरह मान मनुहार करके रविन्द्रनाथ 100 रुपये महीने के वेतन पर हिमाचल की मंडी रियायत से तब लेकर आए थे जब शांति निकेतन में अन्य लोगों का वेतन औसतन 20 रुपये हुआ करता था। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार को शांति निकेतन में पढ़ाने लिखाने का तरीका जमा नहीं था। रविन्द्रनाथ ने उनकी चिट्ठी के जवाब में बस इतना ही कहा था कि आनंद उनके विद्यालय का मूल तत्व है। 2 दशक की अवधि पार कर शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नोबेल पुरस्कार से विभूषित कवि से मिलने के लिए दुनिया भर के विद्वान शांति निकेतन आए और कुछ समय तक रहे। इनमें शिल्वा लेवी, विंटर नित्ज, गुइसेप्पे तुच्ची, फार्मिकी आदि प्रमुख हैं। विश्व भारती की स्थापना के 20 वर्ष बाद 1940 में गुरुदेव ने महात्मा गांधी से कहा कि अब इस संस्था को चला पाना उसके लिए कठिन है। वे परीक्षा के बोझ से दबे विद्यार्थियों को देखकर भी दुखी होते थे। मशीन की तरह एक निष्प्राण आनंदहीन संस्था वे नहीं चलाना चाहते थे। जब तक गुरुदेव रहे शांति निकेतन रचनात्मकता का एक जीवंत केंद्र रहा। C.F. एंड्रयूज के भूल कक्कड़पन से लेकर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की छत फोड़ने वाली हंसी आश्रम में रस का संचार करती थी। दूसरी ओर लियोनार्ड एमहर्स्ट और संतोष चंद्र मजूमदार जैसे कर्मठ कृषिविदों ने श्री निकेतन में प्राण फूके। रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन को ऋतुओं के उत्सव केंद्र में बदला था। हर ऋतु के इतने गीत लिखे कि छात्र छात्राओं के कंठ से निकलकर वे आश्रम को प्रकृति से जोड़ते। गुरुदेव के शिक्षा दर्शन का मूल मंत्र था कि मनुष्य से मनुष्य की दूरी और प्रकृति से प्रकृति की दूरी मिटनी चाहिए। वह संदेश मरुस्थल की नदी की तरह विलीन हो गया है। फिर भी गुरुदेव कहते थे, जीवों ने जो तो पूजा होलो ना सारा, जानी है जानी तो होयनी हारा। जे नदी मरु पोथे हारा लो धारा, जानी है जानी माताओ होय नी हारा। अर्थात जीवन में जो प्रार्थना अधूरी छूट गई, जो फूल खिलने से पहले मुरझा गया, जो नदी मरु पथ में विलीन हो गई, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, उसका भी अर्थ बना रहेगा।
अगला आलेख है मन का जेवर। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर कविता विकास, जो लेखिका हैं। आधी जिंदगी इसी उधेड़-बुन में गुजर जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, फलना ने पूछा तक नहीं, आदि। वह का महत्व इतना बढ़ जाता है, इतनी अपेक्षा वह से हो जाती है कि मैं कौन हो जाता है। यह मानवीय कमजोरी है। अपने आत्मीय और प्रियजनों के साथ तो ज़्यादा ही उम्मीदें बांध ली जाती हैं, फिर मान सम्मान की कमी होते ही रिश्तों में खटास आने लगती है। बंधुओं से जो अपेक्षा एक सास रखती है, बहुओं से जो अपेक्षा एक सास रखती है, वह अपेक्षा उसने खुद अपनी सास से कितना निभाया। यूं तो व्यक्ति विशेष पानी सा है, जिस पात्र के साथ रहता है उस पात्र का रूप लेने वाला समंदर सा धीर गंभीर बनने में वक्त लगता है। उम्र के एक निश्चित पड़ाव में पहुंचकर ही वह महसूस करता है कि फालतू बातों में कितना समय जाया गया। सबके मन में अगर यह बात आ जाए कि जो आशाएं वह दूसरों में रखता है वहीं दूसरों के साथ भी निभा जाए, तो फिर आधी परेशानियां दूर हो जाएगी। तन को सजाने में कितने ही साधन हैं, तन को सजाने के कितने ही साधन हैं, लेकिन मन को केवल विचार से सजता है। अच्छे विचार मन को आह्लादित कर देते हैं और बुरे विचार प्रतिशोध की आग में जलाकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। मन केवल दुख और सुख से ही सजता है। दोनों स्थितियां आंसू को जन्म देते हैं। जो मन का जेवर है, भावों के अतिरेक अगर शब्दों में पिरो लिए जाते हैं तो वह मन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मन की गंभीरता दूसरों से अधिक स्वयं को परखने से आती है। अपनी गलतियां विरले ही नजर आती हैं, लेकिन आलोचकों की बातों पर ध्यान दें तो यह काम आसान हो जाए। इसलिए दूसरों पर आक्षेप लगाते समय एक उंगली का अनुपात 3 अंगुलियों के साथ जो बताया जाता है वह सही है। चिंता चिंतन को जन्म देती है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, अहंग और गुरूर का कोई हल तो जरूरी है, अन्यथा यह चिता के सदृश हो जाती है। विश्वविद्यालयों में खेलकूद के दरमियान उठापटक में जीवन मूल्य को विकसित होने के कई अवसर मिलते हैं। यहाँ अनुशासन, पाबंदी और समूह के प्रति जिन जिम्मेदारियों को स्वयं से पहले आंकने की सलाह दी जाती है, वहीं खुशी जीवन के लक्षण है। जीवन की संपूर्णता में अच्छे बुरे दोनों पहलुओं का योग है। बुराई को अच्छाई में बदलना ही हमारी सोच की परिपक्वता है। अगर आपराधिक प्रवृत्तियों को छोड़ दें तो एक साधारण आदमी क्रोध और कटुता जैसे बुराइयों से ही ग्रसित रहता है। इन पर विजय पाना ही ध्यान व योग का उद्देश्य है। इसलिए मन साधने की बात कही जाती है। नीति नियम सब बेकार गए, मन साधा तो पार गए, यूं ही नहीं कही गई है। अगला आलेख है इलेक्ट्रॉनिक कार उद्योग को बढ़ाने की तैयारी में इंडोनेशिया। यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया इस वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते की तैयारी में है, क्योंकि इंडोनेशिया अपने इलेक्ट्रॉनिक कार उद्योग को बढ़ाने की तैयारी में है। यह देश आधुनिक कारों के निर्माण में जरूरी माने जाने वाले निकेल और दूसरे कच्चे पदार्थों को विशाल भंडार का दावा करता है। अपनी खनिज संपदा को चीन या किसी अन्य देश को भेजने की वजह इंडोनेशिया अब अपने तटों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सप्लाई चेन खुद बनाना चाहता है।
और इसके जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। ऐसा करके इंडोनेशिया खुद को चीन की तुलना में एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसकी यह रणनीति शुरू होने से पहले ही परिणाम देने लगी है। पिछले महीने निवेश मंत्री वहलील लाहडालिया ने घोषणा की कि जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन इंडोनेशिया में इलेक्ट्रॉनिक कारों की बैटरी बनाने के लिए एक माहौल तैयार करने की इच्छुक है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्ते बहुत कम हैं। वर्ष 2021 में दोनों के बीच महज $24.8 मिलियन के सामानों का व्यापार हुआ। यह व्यापार यूरोपीय संघ और वियतनाम के बीच होने वाले व्यापार के आधे से भी कम है, जबकि वियतनाम की आबादी 10 करोड़ से भी कम है। जहां जर्मनी इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, वहीं अमेरिका जैसे उसके प्रतिद्वंदी पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड पहले ही इंडोनेशिया की कई कंपनियों से साझेदारी कर चुकी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मामले में दुनिया की अग्रणी कंपनी टेस्ला की इंडोनेशिया की सरकार से बातचीत चल रही है। अगला आलेख है गीतों में बढ़ी अश्लीलता। लोक संगीत में भोजपुरी गीतों का अलग स्थान है। जन्म से लेकर विभिन्न संस्कारों में इसे गाया जाता है, लेकिन आजकल कई गीतकार व कलाकार इसमें अश्लीलता परोस रहे हैं। दो अर्थी गीत बाजार में खूब आ रहे हैं। इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हजारों गायक बाजार में हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी गा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाजार की डिमांड के कारण ऐसे गीत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी गीत संगीत का अपना इतिहास रहा है। इसमें आई अश्लीलता को खत्म करने के लिए प्रयास होना चाहिए। अगला आलेख है अब तक दुरुस्त नहीं हुई हैं लाइटें। नगर पार्षद रामनगर के हिंद सिनेमा चौक पर लगा हाई मास्ट लाइट महीनों से खराब है, लेकिन इसको अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। जिला व नगर पार्षद प्रशासन आंख मूंदे हुए है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नगर पार्षद प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी इस रास्ते से रोज गुजरते हैं। पूछने पर हर महीने सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इससे नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। समय से पहले खराब पड़ी लाइटों के सामान उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। अगला आलेख है देह विदेह। हमारे जीवन में इतनी वक्र रेखाएं हैं, जब चाहकर भी सीधी और सरल रेखा में नहीं चल सकते। इसलिए गति और प्रवाह के साथ खुद को छोड़ देना ही बेहद ही विदेह की स्थिति है। प्रवाह में इतने प्रलोभन हैं कि हम देह की वासना को छोड़ नहीं पाते। हमारा मन सदैव इच्छा और काम का घर बना रहता है। देह रूपी घर को इच्छा से जोड़े रखना ही खुद से। जैसे ही हम माया मोह लोभ काम क्रोध को छोड़ देते हैं, देह हल्की हो जाती है। हम ज्ञान और विचार के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जब हम संसार में रहते हुए अपने को नाव की भांति सागर में तैराते हैं, तब हम विदेह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह एक भाव दशा है। राजा जनक देह में वास करते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति सदैव विदेह की अनुभूति कराती है।
विदेह का मतलब जरूरी नहीं कि वह आपकी देह छूट ही जाए, जरूरी इतना है कि आपको देह का स्मरण न रहे। इसलिए हमने मिथिला के राजा जनक को विदेह कहा। उनको देह का कोई स्मरण नहीं है, देह से कोई प्रेम नहीं है। तो एक विदेह अवस्था है जहाँ स्वप्न जैसी स्पष्ट प्रतीति होती है, पर बस स्वप्न जैसी आँख खोलते ही खो जाती है। महान चिंतक लाओ त्सु सूखे पत्ते को देखकर समाधि को उपलब्ध हुए। सूखे पत्ते के व्यवहार में ज्ञान का बोध हुआ। जिन्होंने कहा कि बस मैं सदैव से ही हूँ, जहाँ ले जाएं हवाएं चला जाऊं, जो करवाएं प्रकृति कर लूं। इस विराट के खेल में हम तरंग की भांति शामिल हो जाएं तो विदेह, अन्यथा समूचे देह की प्रक्रिया चलेगी। भारतीय जीवन में अष्टावक्र शुकदेव मुनि, मीरा और इस युग में रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, श्री आनंदमयी माँ आदि विदेह जीवन के उदाहरण हैं। अष्टावक्र ने इस स्थिति के लिए निर्वासनो निरालंबन कहा है, यानी सभी प्रकार की वासनाओं से स्वतंत्रता की ओर चल देना। वासनाओं में उलझे रहना ही देह का गीत है। देह का गीत कभी पूरा नहीं होता। कठोपनिषद में कहा गया है कि देह रूपी इंद्रियों से मन और मन से बुद्धि बड़ी है। बुद्धि से जीवात्मा जो देह और विदेह के परे है वह श्रेष्ठ है। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।